हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज हम एक और टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो टाइम लिमिट आपके सामने दिखाई दे रही है, आपको मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को करने का ट्राई करें, उसके बाद हम सॉल्यूशन भी देखते रहते हैं। तो जहाँ प्रॉब्लम आए आप उसको वीडियो को प्ले करें और सॉल्यूशन देखें। पहले आप खुद से ट्राई ज़रूर करें क्वेश्चंस पढ़ने के बाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द CFSC यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ NiCN का होल 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए वैल्यू कितनी दी है 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड द CFSC ऑफ NiCN का होल 6 2 नेगेटिव। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा इसके लिए हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमें निकालना है ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। डेल्टा O है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल एनर्जी और डेल्टा T है टेट्राहेड्रल एनर्जी। तो डेल्टा O आपको कैलकुलेट करना है, तो कितना हो जाएगा 9/4 डेल्टा T। तो टेट्राहेड्रल की एनर्जी आपको गिवन है कितनी 8000, तो 9/4 इंटू 8000, तो ये 4 2 ज़ा 8, तो 2000 बचेगा और ये 9 2 ज़ा 18, 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो फर्स्ट यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। टेट्राहेड्रल एनर्जी कम होती है, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ज़्यादा होती है। सेकंड क्वेश्चन, कलरलेस कॉम्प्लेक्स आयन इन द फॉलोइंग। तो बेटा कलरलेस कंपाउंड देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि कंपाउंड में D0 है या फिर D10 है। कुछ केसेस में D6 लो स्पिन भी क्या होता है आपका कलरलेस होता है। ठीक है, तो फिलहाल मेनली आपने देखना होता है D0 और D10। अगर किसी के लास्ट में D0 और D10 आता है तो वो कलरलेस होगा। तो पहला चेक करते हैं। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कॉपर हो गया X, NH3 0 न्यूट्रल होता है। जो भी चार्ज है उसे आप पॉजिटिव को इक्वल में लिख देंगे, तो X इज इक्वल टू आ गया +2। तो कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आपका 3D10 4s1। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने निकालने हैं, तो क्या बचेगा 3D9। तो 3D9 में तो फिर DD ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, कलरलेस के लिए क्या होना चाहिए था D0 या फिर D10। इसमें कैलकुलेट करते हैं X + 0 इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी +2। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 3D10 4s2। अब S में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 4s0, तो क्या बच रहा है 3D10। तो बेटा 3D10 है, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है फिर हमारा कलरलेस है। राइट, अब बाकी चेक करने की ज़रूरत है नहीं, बाकी आप निकाल सकते हैं। आयरन +3 आ रहा है, यहाँ भी +3 आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें क्या है, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव एंड FeCN का होल 6 3 नेगेटिव। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, तो पहले निकालना है हमें FeCN का होल 6 में। ठीक है, तो पहले इसमें ट्राई करते हैं। तो हमारे पास है FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ये हो गया X, CN की -1 होती है तो -6 इज इक्वल टू -4। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट तो ज़रूर आनी चाहिए आपको। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +2। तो Fe हमारे पास क्या होता है, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D6 4s2। यहाँ पे हमारे पास क्या है फिर Fe2 पॉजिटिव है ना, तो Fe2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 3D6। अब हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो D ऑर्बिटल बनाएंगे आप। D में 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, लेकिन यहाँ पे क्या मिस्टेक हो जाती है, बच्चे सीधे सीधे 6 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड करो, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो बेटा इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 0, क्योंकि आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में फोर्सफुली पेयरिंग कर ली जाती है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाते हैं। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए
ज़ीरो। तो ज़ीरो वाला ऑप्शन तो बी लग रहा है, फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं दूसरे वाले के लिए भी। तो दूसरा है FeCN का होल 6 3 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट X -6 इज इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू आ जाएगा +3। तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 3d6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो ये क्या बचेगा, D5। तो 1 2 3 4, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग अभी भी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, एक तो अनपेयर्ड बच गया ना बेटा, तो एक अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच गया है तो इसका मतलब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 1 और पहले वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है कि कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकाले और बस 6 इलेक्ट्रॉन आप वैसे ही भर देते। अगर देखो आप 6 इलेक्ट्रॉन नॉर्मली भर देते बिना पेयरिंग किए हुए, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो बहुत बच्चों ने टेस्ट में ऐसा किया था, तो इसलिए आप यहाँ पे ख्याल रखें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni इन NiCO का होल 4। तो देखें Ni को क्या मान लेते हैं X, CO कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, कोई चार्ज नहीं है इक्वल में तो 0। तो NiCO का होल 4 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट है। आयंस आपको बताने हैं। तो देखें कंपाउंड क्या है आपका, कंपाउंड है आपका CO, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो CONH3 का होल 5 Cl और बाहर से भी एक Cl है, इसको ब्रेक करो ज़रा। तो क्या होगा, पहला वाला पार्ट है वो पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव। तो बेटा बाहर कितने Cl हैं, एक, तो एक Cl है आपका, Cl पे कितना चार्ज होता है, 1 नेगेटिव। तो कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आ जाएगा, 1 पॉजिटिव। तो एक Cl नेगेटिव बन गया, तो कितने आयंस बन गए, एक आयन ये है, एक आयन ये है, तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 2। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ PTNS3 का होल ट्वाइस ClNO2। तो हम ऑप्शन चेक करने से अच्छा इसका नाम लिख लेते हैं डायरेक्ट, फिर मैच कर लेंगे। तो PTNS3 का होल ट्वाइस Cl, फिर उसके बाद NO2 भी लगा है, बाहर से कोई नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से लिगेंड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं बेटा, एक लिगेंड है यहाँ पर NH3 यानी कि अमाइन, एक है क्लोरो और एक है नाइट्रो। तो सबसे पहले अमाइन, कितने अमाइन है, 2। तो डाई अमाइन, ठीक है, बोलने को वैसे एमीन बोलते हैं, मैं इसको अमाइन बोल देता हूँ, 2 M इसमें है ताकि NH2 वाले से इसमें डिफरेंस किया जा सके। तो डाई अमाइन, Cl को क्लोरो और क्लोरिडो दोनों लिख सकते हैं। तो क्लोरिडो, NO को लिखेंगे हम नाइट्रो। जब NO2 में बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजन से तो नाइट्रो के बाद लगाते हैं N, फिर मेटल का नाम आ जाएगा प्लैटिनम, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ऑप्शन मैच करिए कौन सा है। तो डाई अमाइन क्लोरिडो नाइट्राइटो N, NO2 को नाइट्राइटो भी लिखते हैं, नाइट्रो भी लिखते हैं। प्लैटिनम फिर ब्रैकेट में लिखेंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो प्लैटिनम को X मान लो, NH3 होता है 0, Cl -1, NO2 भी -1 इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है 2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, डाईअमाइन क्लोरिडो या फिर क्लोरो बोल सकते हैं, नाइट्राइटो N प्लैटिनम। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास है। ऑप्शन डी में क्या है, प्लैटिनेट किया गया है, यहाँ पे प्लैटिनम है, तो इसको आप समझ लेंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, मेटल कार्बन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द, यहाँ पे ना एक मिस हो गया, यहाँ पे मेटल कार्बन पाई बॉन्ड था बेटा, मेटल कार्बन पाई बॉन्ड। तो पहले क्या होता है कि मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है हमारा कार्बन, ठीक है। ये बेसिकली कार्बोनिल के केस में हो रहा है, ठीक है। कार्बोनिल जब होता है तो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, फिर मेटल अपने फील्ड ऑर्बिटल से लिगेंड्स को यानी कि कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो यहाँ पर डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, लिगेंड्स को, जिसे हम बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उतना क्लियर नहीं किया गया है इस क्वेश्चन को,
तो रिसीविंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, लिगेंड्स के, कि लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। मेटल के रिस्पेक्ट में बोले तो हम कहेंगे मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो दोनों बातें ठीक है। नेक्स्ट, द मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट इन CO2 CO का होलेट इज। अब इसका स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CO और CO में हमारे पास एक बॉन्ड होता है और 2 कार्बोनिल ऐसे लगे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत देख लोगे 1-2 बार, तो इसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे कोई ख़ास मुश्किल स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये CO, ये CO, तो ये है हमारे पास। तो क्या पूछा गया, मेटल मेटल बॉन्ड। तो मेटल और मेटल के बॉन्ड कितने हैं, सिर्फ एक, कोबाल्ट और कोबाल्ट। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। फिर है फॉर लेड पॉइजनिंग द एंटीडोट यूज इज। तो लेड पॉइजनिंग के लिए यूज़ किया जाता है EDTA, और सिस्प्लेटिन यूज़ किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर है व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो होती है जिसमें हम लिगेंड्स को अरेंज करते हैं उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, वीक। जैसे सबसे आगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाता है हमारे पास, CO आ जाता है। फिर उसके बाद हम कुछ वीक लिगेंड्स लगाते हैं, पहले कार्बन डोनर आते हैं, फिर उसके बाद नाइट्रोजन डोनर आते हैं, जैसे इथाइलिन डाइएमीन हो गया और NH2 वगैरह हो गया। तो ऐसे हमारे पास ऑर्डर लगा होता है। तो ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, बिल्कुल सही है। ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, बिल्कुल सही है, कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक। CFSC वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ लिगेंड, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसकी CFSC वैल्यू भी हाई होती है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, असर्शन रीजन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म कब मिलती है, जब कैसे लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे CN नेगेटिव, कार्बन से बॉन्डिंग हो सकती है, नाइट्रोजन से भी, SCN नेगेटिव, ठीक है, NO2 नेगेटिव, तो ये हमारे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शोज लिंकेज आइसोमेरिज्म, दे हैव एम्बिडेंटेड लिगेंड। इसका मतलब दोनों सही है, और सेकंड वाला पहले वाले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले के लिए A हो जाएगा। फिर है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा दिखाई देता है आपको, कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे लिगेंड्स लगे हुए हैं, लिगेंड्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने के लिए सिस ट्रांस बनने चाहिए। अब ट्रांस का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री पे। इस लिगेंड के 180 पे कोई प्रेजेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। इस लिगेंड के 180 पे कोई प्रेजेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सबके बीच की डिस्टेंस सेम होती है, कोई 180 पे प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका मतलब कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनते हैं। तो असर्शन तो सही है। अब रीज़न देखते हैं। द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द यूनिडेंटेड लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम आर सेम रिस्पेक्ट टू ईच अदर, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो सारे लिगेंड एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे होते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर असर्शन रीज़न दोनों सही है। क्लियर। अब देखते हैं 13। तो बेटा ये भी आपका ऑप्शन ए। फिर है K2Cr2O7 इन इज ऑरेंज। अब K2Cr2O7 के बारे में आप इंपॉर्टेंट बात ये याद रखेंगे, अगर आप K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो आएगी +6। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। अब +6 का मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी चले गए, ये इलेक्ट्रॉन भी। तो अब अगर यहाँ पर D0 आ गया है तो DD ट्रांजिशन तो नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग ये कलरलेस होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये कैसे कलर का होता है, ऑरेंज रेड कलर का, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब ये ऑरेंज रेड कलर का क्यों होता है, तो उसके लिए रीज़न होता है लिगेंड्स टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। यहाँ पे लिगेंड कौन है, ऑक्सीजन। तो होता क्या है कि क्रोमियम +6 जो है उसके खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कौन भर देते हैं, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होते हैं मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, उसको बोलते हैं लिगेंड्स टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। तो KMnO4 का कलर हो या फिर K2Cr2O7 का कलर हो, दोनों के लिए सेम रीज़न होता है, लिगेंड्स टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे ऑप्शन है चार्ज ट्रांसफ़र डेवलप कलर इन K2Cr2O7।
तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो गया ए, तो तीनों आपके सही हैं। अब है ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर पॉसिबल ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ दिस। तो कंपाउंड है हमारे पास CONH3 का होल ट्वाइस। ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों का गलत हुआ था, ठीक है। तो CONH3 का होल ट्वाइस Cl2En और इस पे पॉजिटिव चार्ज है 1। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है देखो, 2 NH3 हैं, 2 Cl, 4 बॉन्ड ये हो गए। En कितने बॉन्ड बनाता है, 2, इथाइलिन डायमीन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो है 6। तो सबसे पहले तो हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल बनाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली पूछा भी वही है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल बनाने के लिए हम Cl और Cl को क्या रख देते हैं, ट्रांस, और NH3 को रहने देते हैं सिस, और ये हो गया हमारा इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक ट्रांसफॉर्म। अब इसी को हम सिस बना लेते हैं। अब अच्छा, एक और ट्रांस बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, NH3 और NH3 को ट्रांस बना लेते हैं, और Cl और Cl को क्या रख देते हैं, सिस रख देते हैं। En को यहीं रहने दो। एक ट्रांसफॉर्म ये भी बन गई हमारी। अब एक बार क्या करते हैं, सबको ट्रांस बना देते हैं, मतलब Cl भी ट्रांस, NH3 भी ट्रांस। तो देखते हैं ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो हमारे पास है, अब हो सकता है ऐसा पॉसिबल, सोचो ज़रा। अगर हम यहाँ लगाएं NH3 और इसके सामने भी NH3 लगा देते हैं, और इधर हम लगा देते हैं Cl और इधर Cl लगा देते हैं। अब बचे ये दोनों बॉन्ड ट्रांस वाले। अब इसमें क्या En आ सकता है, 180 पे तो En नहीं जुड़ सकता ना, तो ये स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। और दूसरा देखो इसका, ऑल ट्रांस कोई और बन सकता है। En को अगर हम यहाँ लगा देते हैं बेटा, ठीक है, En तो ऐसे ही आसपास वाले बॉन्ड से जुड़ेगा, ट्रांस वाले बॉन्ड से तो जुड़ नहीं सकता। अब यहाँ NH3 रखोगे, यहाँ NH3 रखोगे, ये तो ट्रांस है, लेकिन Cl क्या हो जाएंगे, सिस। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑल ट्रांस वाला तो कोई एग्जाम्पल नहीं बनेगा। तो दो एग्जाम्पल बनेंगे, एक NH3 ट्रांस और एक Cl ट्रांस। अब इसके बाद जो है, अब चेक करते हैं सिस फॉर्म इसकी, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देख लेंगे। तो सिस फॉर्म बनाने के लिए तो En को तो फिक्स कर देते हैं यहीं पे। अब सिस बनाने के लिए Cl और Cl को भी सिस रखो, और NH3 और NH3 को भी सिस फॉर्म सब लोग जानते हैं ना, ऑब्वियसली टेस्ट देख रहे हो आप, तो ये चीज़ें तो तुम्हें आती हैं। तो ये दोनों हो गई ट्रांसफॉर्म, ये हो गया Cl ट्रांस, ये NH3 ट्रांस, और ये हो गया सिस। अब हमें चेक करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो कितने मिल गए, 3। तो 3 तो बन गए हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब हमें चेक करना है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आते हैं, क्या देखते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हो। तो मैंने एक ट्रिक भी आप लोगों को बताई हुई है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर दो सेम लिगेंड्स 180 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी मैंने सारे लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन ही है। कोऑर्डिनेशन कंप्लीट है ऑनलाइन में, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंडिविजुअल लेक्चर मिल जाएंगे आइसोमेरिज्म के। तो अगर दो सेम लिगेंड 180 पर आ जाएं तो हमेशा एक प्लेन पास हो सकता है जो उनको दो इक्वल सिमिलर पार्ट में डिवाइड करे। इसका मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैं प्लेन, तो ये है प्लेन, ये चार एक प्लेन में होंगे, Cl ऊपर और Cl नीचे। तो जैसे ब्रेड को या बंद को बीच में से काटते हैं ना, ठीक है, बीच में से कट करते हुए चले जाओ, पूरा मॉलिक्यूल कट जाए, जिसमें NH3 भी आधा हो जाए, ये NH3 भी हाफ हो जाए, ये बॉन्ड भी हाफ, ये बॉन्ड भी हाफ, तो ऊपर भी Cl नीचे भी Cl। तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा। ऐसी ये ट्रिक यहाँ पे भी लगाओ कि सेम लिगेंड ट्रांस पे आगे नहीं होगा। इसमें अगर आप चेक करोगे, कोई भी प्लेन पास करके देखो, वो ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा ही मिलेगा। प्लेन पास हो नहीं सकता इसमें जो इसे दो इक्वल सिमिलर पार्ट में डिवाइड करें। अगर आप चार एक प्लेन में लें, ऊपर नीचे काटें, कैसे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चेक करना अब आपका काम है। तो यहाँ पर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो बेटा इसकी मिरर इमेज बनाओगे, फिर इसी के जैसा दिखने वाला नेचर में एक और कंपाउंड एग्जिस्ट करता होगा। और क्या है इधर,
Cl और ये NH3। तो ये हो गए ऑप्टिकल आइसोमर, इनैंशोमर्स बोलते हैं। तो 3 ज्योमेट्रिकल हो गए और 1 ऑप्टिकल हो गया, तो टोटल आइसोमर कितने बन गए? 4 बन गए। क्लियर हुआ? तो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको आप लोग बना लेंगे अच्छे से। और आइसोमेरिज्म अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आइसोमेरिज्म का, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ द डायग्राम शोइंग स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होती है? ये रहे हमारे 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। अब इन 5 ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग आपने करनी है। तो पहले नीचे आते हैं इसमें 2 ऑर्बिटल और ऊपर जाते हैं 3 ऑर्बिटल। इस तरीके से ब्रेक होता है। यहाँ ऊपर वाले एनर्जी और नीचे वाले ऑर्बिटल्स के बीच के गैप को हम बोलते हैं डेल्टा टी, यानी कि टेट्राहेड्रल एनर्जी। और नीचे वाले ऑर्बिटल्स को बोला जाता है ई और ऊपर वाले ऑर्बिटल्स को बोला जाता है T2। ऑक्टाहेड्रल के केस में हम इनको T2G और EG बोलते हैं। यहाँ पे G नहीं लगाया जाता है, तो ये E है और ये T2 है। ऊपर वाले ऑर्बिटल होते कौन कौन से हैं? DXY, DYZ और DZX। नीचे वाले ऑर्बिटल कौन से होते हैं? DX² माइनस Y² और DZ²। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव में होती है और वो मिलती है आपको 0.4 डेल्टा टी। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होती है -0.6 डेल्टा टी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के स्प्लिटिंग डायग्राम में ये सब कुछ उल्टा होता है, तो ये डायग्राम आपने बनाना है। नेक्स्ट, व्हाट आर होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेटेरोलैप्टिक? होमोलैप्टिक मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सेम टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हो, जैसे K4FeCN का होल 6। तो यहाँ पे लिगेंड्स कौन है? सिर्फ Cn, सब Cn प्रेजेंट है। और जबकि हेटेरोलैप्टिक में क्या होगा? जैसे CONH3 का होल थ्राइस Cl3। अब यहाँ NH3 भी प्रेजेंट है और Cl भी। लिगेंड्स सिर्फ अंदर होते हैं कॉम्प्लेक्स के, बाहर वाले जो लिखे होते हैं वो लिगेंड्स नहीं होते। तो सेकंड वाला को हम बोलेंगे हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है। तो सिंपल होता है, इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलो फिर देखो पहला एग्जाम्पल। तो FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट X -6 इज इक्वल टू -4। तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +6। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, 3d6 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 4s0 हो जाएगा। क्लियर? अब Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सब पढ़ के आ चुके हैं आप लोग, आप टेस्ट दे रहे हैं, इसका मतलब आपको VBT वगैरह बनानी आती है। तो यहाँ पे दोबारा से टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। VBT नहीं आती है तो लिंक आप लोगों को नीचे मिल रहा होगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6। तो बस कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 0। अब दूसरा वाला देखते हैं, CrNH3 का होल 6। तो Cr को X मान लो, NH3 0 होता है, इज इक्वल टू +2। तो क्रोमियम +2 आ गया। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। अब क्रोमियम +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो इसमें से, तो बचेगा 3d4। NH3 क्या होता है? एक वीक लिगेंड होता है, ये सिर्फ कोबाल्ट +3 के साथ स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है, वैसे वीक होता है। तो 1 2 3 4। अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, ऐसे ही रहेंगे, फैले हुए रहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए? 4। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √NN+2, जहाँ पे n क्या होते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो रखो यहाँ पर वैल्यू, तो 4 रखोगे तो 4 + 2 कितना आ गया? 24। ठीक है, तो 24 को हम लिखेंगे आंसर 4.8। अब मैंने इसके लिए ट्रिक बताई हुई है,
कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो वैल्यू लिख दोगे 1.8, 2 आएगा तो 2.8, 3 आएगा तो 3.8, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 4.8, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 5.8। तो रूट में आपने छोड़ के नहीं आना है, आप बता सकते हो ओरली, ठीक है, फॉर्मूले के बिना आप बता सकते हो मैग्नीट्यूड में। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर 4.8, 5 है तो 5.8, इस तरीके से। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया। फिर क्या है, स्कैंडियम H2 का होल 6 3 पॉजिटिव। अब इसमें क्या करोगे, देखो अब स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है कितना, 21। तो 21 का क्या हुआ कॉन्फ़िगरेशन, 3D1 4s2। देखो तो स्कैंडियम हुआ हमारा 3D1 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो स्कैंडियम आ रहा है कितना, 3+। तो 3+ आ रहा है तो बेटा सारे इलेक्ट्रॉन चले गए फिर, तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना आएगा, 0। तो पहले वाले का मैग्नेटिक मोमेंट 0, इस वाले का भी 0, और सेकंड वाले का कितना आया है आपका 4.8। फिर है नेक्स्ट आपका FeCN का होल 6 4 नेगेटिव एंड FeH2 का होल 6 2 पॉजिटिव आर डिफरेंट कलर्स इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो सीधी सी बात है कि पहले वाले में जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आप आएगा Fe2 पॉजिटिव। तो कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 3D6 4s2। आप दूसरे कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, वहाँ भी क्या आएगा, Fe2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वहाँ भी क्या रहेगा, 3D6 4s0। ये पहले वाले में भी 0 करना है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे कैसे लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बेटा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डी ट्रांजिशन, ठीक है। तो अगर मैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखूँ, पेयरिंग हो जाएगी ना 1 2 3 4 5 6। यहाँ तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा है, तो इसका कलर अलग होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इवन शायद ये कलरलेस ही आ जाए। Fe2 पॉजिटिव में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपने पेयरिंग नहीं करनी है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो आप आंसर कर सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कि सर फर्स्ट में डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, दूसरे में है। अब डी ट्रांजिशन के लिए हम CFT बनाते हैं, तो आप CFT भी बना सकते हैं। CFT में क्या करोगे, ऑक्टाहेड्रल है ना, T2G और EG बनाओगे। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में गैप क्या होता है, ऑर्बिटल का ज़्यादा होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने तो सारे इलेक्ट्रॉन पहले नीचे भरे जाते हैं। तो ये देखो मैंने कहा था ना, लो स्पिन D6 भी क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं कई बार, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अरेंजमेंट है, जबकि हम यही बनाएंगे अगर किसके लिए, H2O वाले के साथ। तो कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ से भी बता सकते हो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एनर्जी गैप अलग होगा, कलर अलग मिलेंगे। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड, बोथ हैव डिफरेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंट दोनों की, तो कलर भी अलग अलग मिलेंगे। अब इन कोऑर्डिनेशन इंटाइटी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज T2G3 EG1। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, T2G3 और EG1। इन इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अ हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड डायग्राम। अब T2G और EG है तो डायग्राम किसके लिए बनेगा फिर, ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो 3 4 और ये 5, इसको बना देते हैं। 2 ऑर्बिटल ऊपर T2 EG, हाँ नीचे T2G। तो ये है T2G और ये है EG। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, नहीं 4, 1 2 3 और ये 4। अब इसका क्या मतलब है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन नीचे भरे, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। इसका मतलब गैप बीच का कम है, ठीक है, बीच का गैप यहाँ पे क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, पेयरिंग नहीं हुई है। पेयरिंग नहीं हुई तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा बेटा, हाई स्पिन। अगर इलेक्ट्रॉन चौथा भी नीचे भर देते ऊपर ना भर के तो लो स्पिन बोल देते हैं। तो ये ड्रॉ हो गया इसके लिए। नेक्स्ट अब है क्वेश्चन नंबर हमारे पास बस ख़त्म होने वाले क्वेश्चंस। व्हाट इज़ मीन बाय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, तो लिगेंड्स और मेटल के और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन की वजह से जो ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ CFT राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 इन टर्म्स ऑफ T2G एंड EG। अब T2G EG कह दिया, इसका मतलब ये बेटा डेल्टा लिखा है यहाँ पे, ये है डेल्टा O ग्रेटर देन P और ये है डेल्टा, यहाँ तो डेल्टा ही गायब हो गया, लेस देन P। तो तुम्हारे पास 2 एग्जाम्पल है।
बनाना किसका है कॉन्फ़िगरेशन D4। अब पहला केस क्या है, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ज़्यादा है, तो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ज़्यादा है तो गैप भी ज़्यादा होगा। अब अगर गैप ज़्यादा है तो 4 इलेक्ट्रॉन जब भरोगे तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी नीचे ही भर दिया जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे गैप कम होगा, यहाँ पे पेयर करना आसान है। तो जो इलेक्ट्रॉन है 4 के 4 कहाँ भरे जाएंगे, सॉरी 1 2 3, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है ना, पेयर करना मुश्किल है। ठीक है, तो गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भर जाएगा। तो ये पहला वाला केस हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए, दूसरा केस हो गया वीक लिगेंड के लिए। तो ये हो गए इनके ऑर्बिटल डायग्राम। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें देखो, अब एग्जांपल देखते ही तुम पहचान जाओगे कि इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म तो नहीं है, क्योंकि लिंकेज में क्या होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, आयनाइजेशन भी नहीं है। ठीक है, बाहर तो Cl आयन है लेकिन अंदर तो कोई आयन नहीं है, आयनाइजेशन भी नहीं है, हाइड्रेशन भी नहीं होगी, वाटर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के लिए। 3 En लगे हैं बेटा अंदर, बाहर वाले Cl से कोई मतलब नहीं। कुछ बच्चों ने बड़ी मिस्टेक की थी टेस्ट में, En को भी इन्वॉल्व कर रहे थे। हमें सिर्फ बात करनी होती है कॉम्प्लेक्स की, बाहर कुछ दिया हो या ना दिया हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो COEN का होल थ्राइस। तो बेटा ये स्ट्रक्चर है, इसमें देखो अगर En की कोई भी लोकेशन तुम चेंज करोगे तो कुछ नया बनेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो ज्योमेट्रिकल तो आइसोमर कोई नहीं बनने वाला है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। क्या कोई ऐसा प्लेन पास हो सकता है जो दो इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ऐसा बिल्कुल भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2D स्ट्रक्चर में देखने में लगता है कि सर ऐसे काट दें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अब मैं यहाँ पे इसे समझा नहीं सकता तुम्हें, ठीक है, क्योंकि मैंने वीडियो वैसा नहीं बनाया हुआ है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं लेक्चर कंप्लीट आइसोमेरिज्म का मिल जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ, क्योंकि पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो ये देखने से लग रहा है सब एक प्लेन में, लेकिन ये वाला बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड अगर ऊपर साइड बन रहे हैं, ठीक है, तो ये जो दोनों बॉन्ड है वो कहाँ बन रहे होंगे, नीचे साइड। तो जब आप कट करोगे तो ऊपर साइड तो कुछ मिलेगा लेकिन उसके राइट साइड में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक और मिरर इमेज एग्जिस्ट करती होगी इसी के जैसी, तो ये इनेंशियोमर बनाता है। तो बेटा ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर बन गए इसके 2 इनेंशियोमर्स। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, CONH3 का होल थ्राइस Cl3। इसको तो मैं बहुत बार बोलता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 3 NH3 हैं तुम्हारे पास, इसमें बनते हैं फेशियल और मेरिडोनल, फेशियल और मेरिडोनल बनते हैं। तो फेशियल बनाने के लिए क्या करना होता है, जो भी सेम लिगेंड्स हैं उनको ट्रांस नहीं रखना है किसी भी हालत में। तो तीनों NH3 क्या रख दिया आपने, सिस, कोई ऑपोजिट नहीं आया ना, बाकी बचे हुए Cl लगा दो। तो ऐसे फॉर्म को क्या कहा जाता है, फेशियल आइसोमर, फैक आइसोमर। अब बनाते हैं मेरिडोनल। मेरिडोनल में क्या करो, ट्रांस बनाओ। 3 NH3 है ना, 2 ही रख सकते हो ट्रांस, तो 2 NH3 ट्रांस रखो, तीसरा आपकी मर्जी है कहीं भी लगाओ, Cl ऑटोमेटिकली आपके ऐसे आ जाएंगे। तो 3 सेम लिगेंड्स में तो एटलीस्ट 2 ट्रांस में हो, तो ऐसे आइसोमर को बोलते हैं मेरिडोनल आइसोमर। तो इसमें एक बनेगा फेशियल और एक बनेगा मेरिडोनल। दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, मतलब अगर आप इसे कट करें तो प्लेन पास हो सकता है बेटा। ठीक है, देखो ऐसे कट करेंगे इसे, इन 4 को एक प्लेन में ले लो। ठीक है, ये चारों एक प्लेन में आ गए। अब इन चारों को एक प्लेन में लेने के बाद आप ऐसे कट करो, तो ऐसे कट करने से क्या होगा, देखो लेफ्ट साइड NH3, राइट साइड NH3, लेफ्ट साइड Cl, राइट साइड भी Cl। अब तुम्हें यहाँ देखने में लगेगा सर राइट साइड NH3 आ रहा है, लेफ्ट साइड Cl आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, ये राइट और लेफ्ट में नहीं, ये ऊपर और नीचे है। तो बेटा ऊपर से काटते हुए जाओगे तो NH3 भी आधा कट जाएगा, ठीक है, और Cl नीचे आ रहा है जस्ट NH3 के, वो भी आधा कट जाएगा। तो यहाँ पर प्लेन प्रेजेंट होता है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाता है। यहाँ पे ट्रिक क्या लगेगी, 2 ट्रांस पे सेम लिगेंड आ गए, तो ये तो सर सीधी सी बात है, होगा ही नहीं ऑप्टिकल एक्टिव। तो बस 2 ज्योमेट्रिकल बनेंगे, एक फेशियल और एक मेरिडोनल। चलो, तो अब है क्वेश्चन नंबर 22। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइडेंटेड लिगेंड एंड एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स के पास भी 2 डोनर साइट होती हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के पास भी 2 डोनर साइट होती हैं, बट
बाइडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स हैं जो सेंट्रल मेटल के साथ एक्चुअल में 2 बॉन्ड बना सकते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड एक टाइम पे सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं EN C2O4 2 नेगेटिव, एम्बीडेंटेड में NO2 1 नेगेटिव, CN नेगेटिव। क्लियर हुआ डिफरेंस? क्या कहा मैंने कि दोनों के पास डोनर साइड तो 2 होती हैं, लेकिन बाइडेंटेड बना सकते हैं 2 बॉन्ड, एम्बीडेंटेड नहीं बना सकते हैं। बाइडेंटेड एक बार में 2 बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि वो स्टेबल रिंग बनाते हैं, 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग बनाते हैं। जबकि CN और NO2 SCN ये क्या बनाते हैं, ये 5 मेंबर रिंग से नीचे की रिंग्स बनाते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ तुम्हें इथाइलिन डाइएमीन जोड़ना है, तो इथाइलिन डाइएमीन क्या होता है NH2, फिर CH2, फिर CH2 और ये NH2। कितने मेंबर रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती है। जबकि यही बॉन्ड अगर मैं बनाता हूँ बेटा CN के साथ, तो CN के साथ कैसे बॉन्ड बनेगा? देखो C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग हो गई और कार्बन से भी होगी, तो कितने मेंबर रिंग बन रही है? 3 मेंबर रिंग। तो 3 और 4 मेंबर रिंग क्या होती है? अनस्टेबल होती है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस अपने साइड से भी बहुत सारे किए होंगे। तो जो बच्चे इसका सोल्यूशन चेक करने आए थे, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कहाँ क्या मिस्टेक्स हैं, और कोई भी पॉइंट अगर वीक हो रहे हैं आपके, तो एक बार अच्छे से रिवाइज करो। लेक्चर्स आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो पहले आप अच्छे से रिवाइज करें, उसके बाद टेस्ट दें, बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर इसके असाइनमेंट का भी सॉल्व करवा देंगे, नहीं तो यहीं पर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेस्ट या एक नए असाइनमेंट के साथ। ओके, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।